अच्छा तो बच्चों आज है कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 13 आवर एनवायरनमेंट। चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट यानी हमारा पर्यावरण। ठीक है, अब देखो पर्यावरण क्या होता है। हमारे आसपास आपको जो भी दिखाई दे रहा है, बायोटिक और नॉन बायोटिक फैक्टर, सारा का सारा क्या है, एनवायरनमेंट है। ठीक है, डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, मानव या के चारों ओर पाए जाने वाला संपूर्ण आवरण पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, इसमें फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, फिजिकल कंडीशन, ठीक है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, एयर, ये सब फिजिकल कंडीशन। और बायोलॉजिकल कंडीशन, एनिमल, प्लांट, ये सब क्या है, एनवायरनमेंट है। ठीक है, और ये आपस में कैसे करने चाहिए, इंटरेक्ट करने चाहिए। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है, देखो पर्यावरण में उपस्थित केवल कौन सा, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के मध्य का इंटरेक्शन ही क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। दोनों में आया समझ में डिफरेंस। पर्यावरण में उपस्थित सारा कुछ, बायोटिक, नॉन बायोटिक, फिजिकल, बायोलॉजिकल, सारे के सारे जो फैक्टर हैं क्या कहलाते हैं, एनवायरनमेंट कहलाते हैं। यानी पर्यावरण में आपके आसपास आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सारा क्या है, पर्यावरण है। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम क्या है देखो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के मध्य का इंटरेक्शन, यानी वो आपस में कैसे एक दूसरे से क्रियाएं करते हैं, वो सब क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, फॉरेस्ट, पॉन्ड। ठीक है, यानी तालाब, तालाब कैसा है, वाटर एबायोटिक फैक्टर है, उसमें उपस्थित मछलियाँ बायोटिक फैक्टर हैं, वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करके, मछलियाँ पानी से इंटरेक्ट करके जिंदा हैं, और पर्यावरण उसको कैसे, यानी वाटर उसको कैसे समायोजित करता है, ये दोनों इंटरेक्शंस क्या कहलाते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, अब देखो इकोसिस्टम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है, दूसरा होता है आर्टिफिशियल नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जो प्रकृति ने स्वयं से बनाया हो, क्या कहलाता है, नेचुरल या प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट है, प्रकृति ने खुद बनाया है, लेक है, झील है, खुद बनाया है। ठीक है, और ओशियंस हैं, महासागर हैं, ये सब प्रकृति ने खुद ने बनाए। ऐसे थोड़ी है कि महासागरों को बनाने के लिए कोई योजना आई थी और मानव ने मिलकर काम किया था, मानव ने खुद ने उसको बनाया, नहीं है। प्रकृति की जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई थी उसके कारण कुछ अवशेष रह गए, उसमें पानी भर गया, वही ओशियन है, यानी प्रकृति की खुद की क्रिएशन है। तो ऐसा तंत्र जो प्रकृति ने खुद ने बनाया हो, नेचुरल इकोसिस्टम कहलाता है। दूसरा है आर्टिफिशियल, ऐसा तंत्र जो प्रकृति ने मानव के द्वारा निर्मित हो। ऐसा तंत्र जो प्रकृति के द्वारा निर्मित ना होकर मानव के द्वारा निर्मित हो, क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल, गार्डन है, मानव ने बनाया है। क्रॉप फील्ड है, यानी फसल की खेती है, वो सब किसने बनाया है, मानव ने बनाया है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट आपको जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, और इकोसिस्टम क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के मध्य का इंटरेक्शंस क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो होते हैं, नेचुरल और मैन मेड या आर्टिफिशियल। नेचुरल में जो प्रकृति ने खुद ने बनाया हो, ठीक है, और आर्टिफिशियल ने जो मानव ने खुद ने बनाया हो। ठीक है, अब आप इसको एक बार उतार लें। देखो इकोसिस्टम कितने प्रकार के हैं, इससे डायग्राम से अच्छे से समझो। इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक में क्या हो जाएंगे, अजीव, जिनमें जीव नहीं है, अजैव। एबायोटिक वो होते हैं जिनमें जो नॉन लिविंग होते हैं, सारे के सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं, एबायोटिक।
एयर है नॉन लिविंग है, वाटर है नॉन लिविंग है, विंड, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल सब क्या है इकोसिस्टम के भाग, लेकिन कैसे हैं नॉन लिविंग है, नहीं एबायोटिक फैक्टर है। दूसरे हैं बायोटिक फैक्टर। तीन प्रकार के होते हैं बायोटिक फैक्टर बेटा। बायोटिक फैक्टर मतलब जैविक, जिनमें जीव हो, जीवित हो, ठीक है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजिटर। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो किसी भी पदार्थ को उत्पन्न करेंगे, यानी हरे पेड़ पौधे प्रोड्यूसर कहलाएंगे। फिर होते हैं देखो, फिर हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर है टर्सरी कंज्यूमर। तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप एक बार भी इसको अच्छे तरीके से इसको भी उतार लें, ठीक है। आपसे एग्जाम में अगर पूछे कि एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं या कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, आप इन सब का नाम लिख देना। और बायोटिक तो ये बोले तो ये सब डायग्राम बना देना, ठीक है। ये वाला केवल बायोटिक में केवल ये वाला बनाओगे, और एबायोटिक एग्जाम्पल पूछेगा तो ये लिखोगे, ठीक है। अब आप एक बार इसको उतार लें अच्छे से। पहला है बायोटिक कंपोनेंट। देखो बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जैसा डायग्राम में बताया था। पहला है प्रोड्यूसर। देखो ऑल ग्रीन प्लांट या ब्लू ग्रीन एल्गी आर कैन प्रोड्यूस देयर फूड, ठीक है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग द लाइट एनर्जी, यानी फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यानी वो सभी जीव या पादप या जंतु या ब्लू ग्रीन एल्गी, पादप भी आ गए, सारे के सारे ग्रीन प्लांट जो क्या करते हैं, वो सभी पादप या जंतु, जंतु तो होगा ही नहीं, पादप ही होगा, वो सभी पादप जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं, ठीक है। और प्रोड्यूसर हमेशा कैसा रहेगा, ऑटोट्रोपिक, यानी भोजन का निर्माण सनलाइट सन एनर्जी से खुद ही कर रहे हैं, तो कैसा होगा, हमेशा ऑटोट्रोपिक होगा, ठीक है। क्योंकि ये जैसे ग्रीन प्लांट है, ये सब क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे हैं, किसके द्वारा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये कब सब क्या होगा, ऑटोट्रोपिक होगा। दूसरा है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, देखो वे जीव जो अपना भोजन का निर्माण खुद नहीं कर सकते, ठीक है। वो सब क्या, देखो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, सभी जंतु कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। जंतु अपना भोजन खुद नहीं बनाते, जबकि क्या करते हैं, दे गेट देयर फूड बाई ईटिंग बाई अदर ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट। ये क्या करेंगे, प्रोड्यूसर को खाएंगे या प्रोड्यूसर के किसी प्रोडक्ट के को खाकर अपनी भोजन की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मानव, बकरी, हिरण और मछली, शेर, गाय, भैंस आदि क्या हैं, कॉमन कंज्यूमर हैं, जो क्या करते हैं, किसी पादप या पादप के प्रोडक्ट पर निर्भर हैं, ठीक है। अब जो कंज्यूमर हैं इनको निम्न भागों में विभाजित और किया जा सकता है कंज्यूमर को। देखो हर्बीवेस हो गया, कर्निवेस हो गया और ओमनिवेस हो गया, पैरासाइट हो गया, ठीक है। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और डिकम्पोजिटर, ठीक है। इन भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो एक बार आप इसको अच्छे से उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला है हर्बीवियस। देखो ये क्या करते हैं, ये वो जीव होते हैं जो अपना भोजन डायरेक्टली किससे लेते हैं, पादप कोशिका से लेते हैं, ठीक है। हर्बीवियस मतलब शाकाहारी या प्राइमरी कंज्यूमर, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलेंगे। और भोजन ग्रहण करने के आधार पर कैसे बोलेंगे, फर्स्ट कंज्यूमर। क्या है बेटा, ये भी तो भोजन खा रहे हैं ना, भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो जो वो प्राणी जो भोजन खाता है कंज्यूमर कहलाता है। अब ये भी तो भोजन ले रहे हैं ना, कहाँ से, प्रोड्यूसर से ले रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। फूड गेटिंग ऑर्डर के आधार पर तो, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएंगे।
ठीक है। देखो ये सभी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना भोजन प्रोड्यूसर से या हरे प्लांट से डायरेक्टली ग्रहण करते हैं, ठीक है। इनमें ही हर्बीवियर्स ही वो जीव होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, प्लांट सेल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एनिमल सेल में। यही वो जीव होते हैं जो प्लांट सेल को एनिमल सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान रखना, इनमें वो पावर होती है हर्बीवियर्स में, शाकाहारियों में, ठीक है। दूसरा है कर्निवियस यानी मांसाहारी। देखो देयर आर ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल विच कंज्यूम अदर एनिमल्स, जो क्या करते हैं, अदर जंतुओं को खाते हैं। जबकि ये किसको खा रहे थे, प्रोड्यूसर को या ग्रीन प्लांट को डायरेक्टली, या फिर उनके प्रोडक्ट को खा रहे थे। जबकि कार्निवरस क्या करते हैं, भोजन किससे करते हैं, डायरेक्ट किसी एनिमल को ग्रहण करके करते हैं, एनिमल को खाकर ग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे फिश को, ये सब को खाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे, या फिर प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे तो वो इन सब को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ऑर्डर कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। या फिर इसको क्या बोलेंगे, पहले बताओ, पहले जीव हैं कि नहीं है वो जो मांस को खा रहे हैं पहली बार, तो इसको प्राइमरी कार्निवर्स बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि पहली बार मांस को खा रहे हैं। तो फूड गेटिंग ऑर्डर के आधार इनको के आधार पर इनको प्राइमरी कार्निवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पहली बार क्या खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं। इससे पहले क्या था, हर्बीवर्स, वो मांस नहीं खा रहे थे, प्लांट सेल को ही खा रहे थे, इसलिए उसको क्या बोला, प्राइमरी कंज्यूमर। इनको सेकेंडरी कंज्यूमर तो इनको बोलेंगे, लेकिन अगर दूसरा नाम दें तो क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी कार्निवर्स, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, पहली बार मांस खा रहे हैं। क्लियर। जैसे स्नेक, वाइल्ड कैट और जैकाल, सियार, मेंढक। मेंढक कभी भी पेड़ को खाता ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट किसको खाता है, किसी जंतु को खाता है। जैसे बर्ड्स हैं, फिश हैं आदि, ठीक है। फिर है ओमनिवियस यानी सर्वाहारी। ये क्या करते हैं, ये टर्सरी कंज्यूमर होते हैं, इनको टर्सरी कंज्यूमर भी आप नाम लिख सकते हो। ये वो जीव होते हैं जो पादप को और जंतु दोनों कोशिकाओं को एक साथ खा जाते हैं, ठीक है। चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, सबको सल्टा देते हैं, ठीक है। तो वो जीव जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं क्या कहलाते हैं, ओमनिवर्स या टर्सरी कंज्यूमर कहलाते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवर्स बिकॉज दे ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। एनिमल देखो, मिल्क को खाते हैं, मीट को खाते हैं, एग को खाते हैं, ठीक है। EEG आएगा इसमें, 9 ही गलती से लग गया, EEG आएगा, एग की स्पेलिंग लिख लेना ये वाला, ठीक है। फिर है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, देखो ये क्या करते हैं, दोज हु लिव्स ऑन बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट विदाउट किलिंग देम, ठीक है। यानी वो जीव होते हैं जो जीवित जीवों के शरीर में रहते हैं और बिना जीव को मारे अपना भोजन खाते रहते हैं, वो उसको बोलते हैं पैरासाइट। जैसे सर में पड़ने वाली पिस्सू यानी जुएं क्या करती हैं, हमारे शरीर में रहती हैं, यानी लिविंग होस्ट के बॉडी में रहेंगी, लेकिन लिविंग होस्ट को मारेंगे नहीं। तो जैसे वो जुएं हैं हमारे शरीर में रहती हैं, सर में रहती हैं, लेकिन मानव को मारे बिना अपना भोजन ग्रहण करती रहती हैं, उनको बोलते हैं पैरासाइट यानी परजीवी। ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे के शरीर पर या दूसरे के होस्ट पर या दूसरे की बॉडी पर जिंदे रहते हों, क्या कहलाते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। जो भोजन का निर्माण खुद नहीं करेंगे, भोजन के लिए किसी की और की बॉडी पर स्थित है, पैरासाइट कहेंगे, ठीक है। आप एक बार इसको अच्छे से उतार लें। अब आगे चलते हैं। फिर हैं एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक कंपोनेंट आपकी वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेना। एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होंगे, ऐसे कंपोनेंट जो नॉन लिविंग हैं, क्या कहलाते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। जैसे एयर, वाटर, लैंड, CO2, O3, लाइट, ये सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट। ऐसे फैक्टर जो नॉन लिविंग हो एबायोटिक कहलाते हैं। जैसे पहला ले लेते हैं लाइट या सनलाइट। देयर इज प्राइमरी सोर्स ऑफ इन नियरली ऑफ इकोसिस्टम, यानी सभी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत कौन है, लाइट एनर्जी, ठीक है।
और इसको किसके द्वारा यूज किया जाता है? ग्रीन प्लांट के द्वारा। किसके दौरान? फोटोसिंथेसिस के दौरान। और जिसके द्वारा क्या बनाया जाता है? इनऑर्गेनिक पदार्थ से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया जाता है। ठीक है, ये है लाइट के बारे में। कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। और सूर्य से मिलने वाली लाइट को पादप ग्रहण करते हैं। पादप ग्रहण करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, अकार्बनिक पदार्थ को फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। ठीक है, फिर है टेम्परेचर। टेम्परेचर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ग्रेटली influenced by extreme in temperature. Pattern of rain also effect of growth of plant. The plant growth determine the overall variety of animals living in that place. यानी टेम्परेचर ही वो फैक्टर है जो पादप की ग्रोथ जिस पर डिपेंड रहती है। ठीक है, और एनिमल भी उससे ही इंटरेक्ट कर पाता है। ठीक है, सर्वाइवल के लिए एनिमल या प्लांट टेम्परेचर बहुत आवश्यक है। ठीक है, देखो एटमॉस्फेयर में क्या रहेंगी? सारी की सारी गैसेस रहेंगी। गैस भी मानव के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, जैसे O2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। जैसे नाइट्रोजन है, ये क्या करती है? बैक्टीरिया के लिए आवश्यक है। ठीक है, और पादप के लिए भी आवश्यक है। पादप की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक है। दूसरी है हवा। ठीक है, अब इसको एक बार उतार ले, वैसे है नहीं, एक बार देख लेना बस हल्के से, आपके सिलेबस में नहीं है। अगर किसी को पता ना हो कि हवा क्या होती है तो एक बार पढ़ लेना। टेम्परेचर क्या होता है तो पढ़ लेना। सनलाइट क्या होती है तो पढ़ लेना। फिर है ट्रॉपिक लेवल। देखो ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं? ट्रॉपिक लेवल आर द वेरियस स्टफ ऑफ लिविंग लेवल्स ऑफ फूड चेन वेयर ट्रांसफर द फूड ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। देखो भोजन स्थानांतरण का या प्रत्येक लेवल क्या कहलाता है? ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, जैसे कि मान लो प्रोड्यूसर है, ये भी एक ट्रॉपिक लेवल है। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, ये भी एक ट्रॉपिक लेवल हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर, ये भी ट्रॉपिक लेवल हो गया। टर्सरी कंज्यूमर, ये भी एक ट्रॉपिक लेवल है। यानी ऊर्जा का प्रत्येक स्तर, एनर्जी का प्रत्येक लेवल क्या कहलाता है? ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। देखो प्रोड्यूसर आर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। मैंने बोला ना, प्रत्येक जो ट्रॉपिक लेवल, जो एनर्जी का स्टेप है, लेवल है, ट्रॉपिक लेवल कहलाएगा। जैसे प्रोड्यूसर है प्राइमरी, देखो फर्स्ट क्या है? ट्रॉपिक लेवल। हर्बीवर्स सेकंड ट्रॉपिक लेवल। कार्निवर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, लार्ज कार्निवर्स टर्सरी कंज्यूमर, ये क्या कहलाते हैं? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। यानी प्रत्येक जो एनर्जी का लेवल है ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। ठीक है, आप एक बार इसको अच्छे से उतार लें। अब आगे बढ़ते हैं। अब है फूड चेन। देखो फूड चेन क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर इन फ्रॉम फूड टू प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ कंज्यूमिंग द अदर। यानी भोजन का स्थानांतरण एक ट्रॉपिक लेवल से अदर ट्रॉपिक लेवल पर फूड को कंज्यूम करने के लिए किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एनर्जी, यानी फूड चेन। यानी भोजन की वह श्रृंखला जो एक पोषी स्तर से, यानी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से लास्ट ट्रॉपिक लेवल तक एक फिक्स सीक्वेंस में प्रत्येक जीव से होती हुई गुजरती हो, क्या कहलाती है? फूड चेन कहलाती है। जैसे मान लो प्रोड्यूसर हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। प्रोड्यूसर कौन है? ग्रास है। ठीक है, इसको कौन खा जाएगा? टिड्डा खा जाएगा। फिक्स है, ऐसा नहीं कि घास को मेंढक खा गया, नहीं। मैंने क्या बोला? एनर्जी का ऐसा सीक्वेंस जो प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल से गुजरता हो, फूड चेन कहलाती है। अगर मान लो घास को डायरेक्ट सांप के पास जा रही है तो फिर फूड चेन नहीं बनी। फूड चेन के लिए क्या होगा? प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल से गुजरना जरूरी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या है? प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर कौन है बेटा? ग्रीन प्लांट या घास बोल सकते हो आप। ठीक है, तो घास को कौन खा जाएगा? टिड्डा खा जाएगा। सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, यानी प्राइमरी कंज्यूमर है वो। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? मेंढक। मेंढक किसको खा जाएगा? टिड्डे को खा जाएगा। और सांप को कौन खा जाए? सांप किसको खा जाएगा? मेंढक को।
और मेंढक सांप को कौन खाएगा? फिर बाज खा जाएगा, ईगल खा जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ये कौन सा है? फिफ्थ ट्रैफिक लेवल है, क्वाड्रेटरी या कंज्यूमर है। ठीक है, आप एक बार इसको अच्छे से उतार लें, आपके एनसीईआरटी में यही एग्जांपल दिया हुआ है। और फूड चेन में क्या होगा? जो एनर्जी का फ्लो होगा ना, एक ही सीक्वेंस में रहेगा, नहीं एक ही श्रृंखला में नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि 4-5 श्रृंखलाएं एक साथ जुड़ जाती हैं। फूड चेन में 4-5 श्रृंखलाएं नहीं जुड़ती एक साथ, केवल एक ही श्रृंखला में, एक ही सीक्वेंस में एनर्जी का आगे फ्लो होता रहता है। ठीक है, आप एक बार इसको अच्छे से उतार लें। फिर है टर्सरी फूड चेन। देखो, टेरेस्ट्रियल फूड चेन यानी स्थलीय खाद्य श्रृंखला। स्थलीय खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले घास होगी, घास को कीड़े खा जाएंगे, कीड़े को सांप खा जाएगा, सांप को हल खा जाएगा। फिर एक्वेटिक फूड श्रृंखला, इसमें फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? जल में पाए जाने वाले छोटे छोटे पादप। जल, समुद्र की सतह पर छोटे छोटे पादप पाए जाएंगे, उनको क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। और समुद्र में ही क्या पाए जाएंगे बेटा? छोटे छोटे जंतु पाए जाएंगे, हल्के छोटे छोटे कीड़े टाइप, उनको क्या बोलेंगे? जूप्लैंक्टन। ठीक है, तो सबसे पहले उन छोटे छोटे पादपों को कौन खा जाएगा? छोटे छोटे कीड़े खा जाएंगे। अब उन छोटे छोटे कीड़ों को कौन खा जाएगी? फिश खा जाएगी। और फिश को कौन खा जाएगा? शार्क खा जाएगी। ये क्या है? एक्वेटिक यानी जलीय खाद्य श्रृंखला है। और ये कौन सी है? स्थलीय खाद्य श्रृंखला। स्थलीय खाद्य श्रृंखला में घास होगी, पानी तो होगा नहीं। घास को इंसेक्ट खा जाएंगे, इंसेक्ट को स्नेक खा जाएगा, स्नेक को हल खा जाएगा। और फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा जाएगा? जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन को फिश खा जाएगी, फिश को शार्क खा जाएगी। इस प्रकार जल में खाद्य श्रृंखला चलती है। और इस प्रकार टेरेस्ट्रियल में आपसे क्या करेगा? जस्ट पूछेगा कि आप ना टेरेस्ट्रियल फूड चेन का एक एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन का एक एग्जाम्पल लिखने को बोले तो ठीक है, आप क्या करोगे? इस वाली लाइन को लिख दोगे। अगर आपसे बोले एक्वेटिक फूड चेन का एग्जाम्पल लिखो, तो आप इस वाली लाइन को लिख दोगे। ठीक है, एग्जाम में क्लियर लिख के देगा टेरेस्ट्रियल लिखनी है या एक्वेटिक लिखनी है। ठीक है, आप एक बार इसको अच्छे से उतार लें। फिर है सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन, यानी फूड चेन का महत्व क्या है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं किसका। एक्सप्लोरिंग द फूड चेन हेल्प टू अस सी हाउ डिफरेंस क्रिएचर इन इकोसिस्टम शेयर फूड, यानी हमको ये देखने को मिलता है कि एक ट्रॉपिक लेवल जो होता है ना, पर्यावरण में किस प्रकार अन्य जो जीव हैं उनको फूड शेयर करता है, और अन्य कौन कौन से जीव हैं जिनको फूड शेयर कर रहा है। ठीक है, और वो किस प्रकार कर रहा है। तो बहुत सारे नए जीव हमको देखने को मिलेंगे, और हमको प्रकृति का एक बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा कि आगे फूड किस प्रकार ट्रांसफ़र हो रहा है, किस प्रकार दूसरे जंतु इस भोजन को खा रहे हैं। ठीक है, एंड इंटरेक्ट, और वो किस प्रकार एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे थिंक ऑफ फूड चेन ऑफ ए नेचुरल डिलीवरी, और ध्यान से देखो, आप लोग अमेजन से मंगाते हो कुछ भी सामान, फ्लिपकार्ट से मंगाते हो, अरे ये तो नेचुरल, देखो कितना अच्छा फूड डिलीवरिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। एक जीव दूसरे को फूड पास कर रहा है, दूसरा तीसरे को, कितनी अच्छी चेन है। ध्यान से देखो, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ठीक है, एंड मूविंग एनर्जी एंड रिसोर्स, ये क्या करता है? आगे ऊर्जा को प्रवाहित करता है उस डिलीवरी के माध्यम से, और क्या कर रहा है? अगले टॉपिक के लिए बताओ, फूड सोर्स का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है? लिविंग पार्ट है इकोसिस्टम के, जिस पे आप कभी ध्यान ही नहीं देते। तो ध्यान से देखो किस प्रकार वो फूड को आगे डिलीवर कर रहे हैं, और किस प्रकार दूसरे के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी बन रहे हैं। ठीक है, फिर है फूड चेन एक्ट लाइक एनर्जी हाईवे, यानी फूड चेन क्या करेगी? एनर्जी हाईवे की तरह काम करेगी। फूड चेन आगे जा रही है खट ऐसे। देखो, अगर एक की बात करें तो एक को घास को कौन खा रहा था? टिड्डा। और दूसरी की बात कर रहे थे तो घास को कौन खा रहा था? इंसेक्ट। अगर मान लो इन दोनों को एक साथ देखें तो देखो, घास को टिड्डा भी खा रहा है, कभी कभी इंसेक्ट भी खा रहा है, कभी और इंसेक्ट भी खा रहे हैं, कभी गाय
बकरी भैंस भी खा रही है, हाँ या ना, ठीक है। तो क्या कर रहा है, फूड चेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है या फूड चेन है, ये हाईवे की तरह काम नहीं कर रहा है क्या? एक हाईवे जा रहा है, उसको देखो, इसी को किसने खाया, इंसेक्ट ने, इसी को ग्रास होपर ने, इसी को भैंस बकरियों ने। इसका मतलब एक हाईवे से बहुत सारी कट जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी सड़क अलग मुड़ रही हैं, तो हाईवे की तरह काम कर रहा है फूड चेन, ठीक है। एंड कैरी वाइटल एनर्जी एंड रिसोर्स बिटवीन डिफरेंट लिविंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम इवन अक्रॉस द होल बायोस्फीयर, यानी संपूर्ण बायोस्फीयर में उपस्थित संपूर्ण जीवों को क्या कर रहा है, हाईवे, एक हाईवे जा रहा है, ये तो फूड चेन हो गई, हाईवे तो क्या कर रहा है, फूड चेन की तरह काम कर रहे हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की सड़कें, विभिन्न प्रकार के जीव हैं जो ज़रूरत के हिसाब से घास को खा रहे हैं, ठीक है, और ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है फूड चेन, ठीक है। फिर है फूड चेन एक्ट लाइक इंजन ऑफ इकोसिस्टम। देखो फूड चेन क्या कर रही है, इंजन है इकोसिस्टम का, जैसे फूड आगे गया, देखो एक ये है फूड चेन, अब इसमें देखो आगे फूड चेन में देखो, फूड चेन ही तो प्रकृति को आगे लेके जा रही है, ठीक है। तो इंजन की तरह काम कर रही है कि नहीं कर रही, रेलगाड़ी में भी इंजन भी आगे ले जाता है, तो इंजन भी क्या कर रहे हैं, फूड चेन की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड एंड वीड किलर्स ट्रेवल थ्रू फूड चेन, और इसी फूड चेन के थ्रू पेस्टिसाइड और वीड किल्स यानी खरपतवार भी आगे ट्रेवल्स कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्रीन ग्रास है उसमें वो सब छिड़क दी गई, और उसी को किसने खाया, अलग कंज्यूमर ने खाया, तो वो भी उनकी बॉडी में चला गया, नहीं चला गया, वो भी ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको यहाँ तक उतार लें, फिर आगे करते हैं और देख लो। दे कैन बिकम इनक्रेडिबिलिटी इन इंक्रीजिंग डेंजरस, दिस कैन लीड टू मोर सीरियस इफेक्ट्स ऑन टॉप क्रिएचर इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ये देखो मानव जितने भी टॉप कंज्यूमर आएंगे अब उन सबको नुकसान पहुंचेगा, इंक्लूडिंग ह्यूमन। इट रिमेन हाउ इम्पोर्टेंट द अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेज द हार्मफुल केमिकल इकोसिस्टम। और हमको ये समझने की ज़रूरत है कि इस प्रकार के हार्मफुल इकोसिस्टम को किस प्रकार हम मैनेज करें। आप एक बार इसको उतार लो, फिर आगे करते हैं। मेन पॉइंट तो ये 4 हैं जिनको आप अच्छे से याद रखोगे, बाकी तो देख लेना, ज़रूरी नहीं है, तो याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, नंबर फुल मिल जाएंगे। अब है फूड वेब। देखो नेटवर्क ऑफ फूड चेन क्या कहलाता है, फूड वेब, यानी देखो फूड वेब क्या है, फूड वेब इज द नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन इच विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल। देखो ये सब क्या है, ट्रॉपिक लेवल, ये ट्रॉपिक लेवल, ये ट्रॉपिक लेवल में क्या है, ट्रॉपिक लेवल मतलब ऊर्जा का स्तर, ठीक है। प्रत्येक खाई जाने वाले जो जैसे प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सब क्या है, ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है। अब देखो फूड चेन में क्या होता है, जब ऐसा थोड़ी है कि घास को केवल ग्रोस होपर ही खाएगा, ऐसा नहीं है। देखो माउस भी खा जाता है, रेबिट भी खा जाता है, तो देखो इसकी अलग ही फूड चेन बन गई, इसकी एक अलग फूड चेन बन गई, इसकी ये अलग फूड चेन बन गई, ठीक है। अगर मान लो, ठीक है, अगर ये सब जीव एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लग जाएं, जैसे मान लो इसने इसको खाया, टिड्डे को कौन खा गया, फ्रॉग भी खा गया, बर्ड्स भी खा गए, ठीक है। और माउस को कौन कौन खा गया, उल्लू भी खा जाता है, हल्क भी खा जाता है, और फॉक्स भी खा जाती है, रेबिट को फॉक्स भी खा जाती है, हल्क भी खा जाता है। तो देखो भोज ऐसा नहीं है कि प्रकृति में सिर्फ जो घास है उसको ग्रॉस होकर ही खाएगा, बहुत सारे जीव खा लेते हैं, ठीक है। यानी एक जो ट्रॉपिक लेवल है, एक से अधिक उसको जीव खा सकते हैं। तो यही क्या है, एक नेटवर्क के रूप में देखो फूड चेन किसके रूप में व्यवस्थित हो गई, एक नेटवर्क संरचना के रूप में व्यवस्थित हो गया, यानी एक जीव बहुत सारे जीवों को खा रहा है, तो ऐसी श्रृंखला ही क्या कहलाती है, फूड वेब कहलाती है। यानी नेटवर्क ऑफ फूड चेन फूड वेब कहलाता है। जब एक ट्रॉपिक लेवल को एक से अधिक जीव खाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि घास को सिर्फ टिड्डा ही खाएगा, ये तो कहीं नहीं लिखा, मूसा भी खा जाता है, रेबिट को खा जाता है, रेबिट को अलग अलग जीव खा जाते हैं। ये थोड़ी एक जीव को एक अगला वही ट्रॉपिक लेवल का जीव खाएगा, नहीं, विभिन्न ट्रॉपिक लेवल के, उसी ट्रॉपिक लेवल के विभिन्न जीव खा सकते हैं, वही क्या है, फूड वेब है। यानी
फूड चेन का एक नेटवर्क लाइक संरचना के रूप में व्यवस्थित हो जाना क्या कहलाता है? फूड वेब कहलाता है। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, एक ट्रॉपिक लेवल को जब एनर्जी है ना एक ही ट्रॉपिक लेवल में एक से अधिक जीवों के पास चली जाती है। जैसे सिंस ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑक्यूपाई द पोजीशन इन मोर देन वन फूड चेन, इट फूड वेव इट ऑक्यूपाइज मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। वही बात है। ठीक है, अब इसको एक बार अच्छे से उतार ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब है एनर्जी फ्लो 10% लॉ ऑफ, देखो अब आपकी बुक में केवल एक ही नियम दिया है, 10% लॉ ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का प्रवाह की नियम, ऊर्जा प्रवाह का 10 दक्षांश नियम, 10 ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम बस दिया हुआ है। इसमें ये बोल रहा है, देखो सबसे पहले कौन आते हैं? प्रोड्यूसर आते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर। इस प्रकार श्रृंखला चल रही थी हमारी। ठीक है, तो देखो जब प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर के पास भोजन जाता है तो ऐसा नहीं है कि पूरी की 100% ही एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो मान लो ये ग्रास है, ये मान लो 100% एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो 90% तो ये क्या करती है, अपने जीवन में काम ले लेती है, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस में, जैसे श्वसन में, रेस्पिरेशन में। ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो गया, बहुत सारे प्रोसेस हैं, लाइफ प्रोसेस, उसमें अगर उसमें कंज्यूम कर लेता है 90% को। केवल 10% ही जो एनर्जी है ना उसको अगले ट्रॉपिक लेवल में यानी प्राइमरी कंज्यूमर के पास भेजता है। फिर 10% का ये क्या कर लेगा, 90% यूज़ कर लेगा, यानी 9% यूज़ कर ली, 1% एनर्जी बची, ये इसको भेज दी। ये क्या करेगा, एक का भी 9% यूज़ कर लेगा, 90% यूज़ कर लेगा, यानी 0.9 हिस्सा यूज़ कर लेगा, और 0.1 हिस्सा है वो अगले स्तर को भेज देगा, स्नैप को भेज देगा। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। ठीक है, 10% लॉ क्या बोलता है कि प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में ऊर्जा का केवल 10% ही भाग ट्रांसफर हो पाता है, उसी को क्या बोलते हैं, 10% लॉ ऑफ एनर्जी। 90% कहाँ गई, तो 90% क्या कहाँ पे चली जाती है, जीव अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस में उसको यूज में ले लेता है। ठीक है, अब एक बार और ध्यान से पढ़ लो, 10% लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन फूड चेन ओनली गोज ऑन वन डायरेक्शन। ध्यान रखना, एनर्जी हमेशा केवल एक दिशा में जाती है, फूड वेव की तरह नहीं कि हर दिशा में डिस्ट्रीब्यूट होती है, नहीं। आपको अगर 10% लॉ पढ़ना है तो केवल फूड चेन में ही अप्लाई होता है वो, क्योंकि वो एक दिशा में चलती है। ठीक है, फूड वेव में तो कितने सारे ट्रॉपिक लेवल हैं, अगर वो फूड वेव में गई तो एनर्जी एक ही ट्रॉपिक लेवल में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कितने सारे जीव खा जाते हैं उसको, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये केवल फूड चेन के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स कैप्चर ए स्मॉल पार्ट ऑफ सनलाइट यानी 1% एंड टर्न इनटू फूड एनर्जी। और वो क्या करती हैं, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को लेके उसको फूड एनर्जी यानी भोजन के स्रोत के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ओनली 10% एनर्जी इज पास्ड ऑन द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर हो पाती है। रेस्ट टू रिमाइनिंग 90% यूज अप टू करंट लेवल। देखो, और किसके द्वारा, डाइजेशन, ग्रोथ, इन सब में, रिप्रोडक्शन, इन सब में क्या कर ली जाती है, यूज़ कर लिया जाती है। यानी लाइफ प्रोसेस में ये सब एनर्जी 90% एनर्जी किस में यूज हो गई, लाइफ प्रोसेस में यूज हो गई। ठीक है, और देखो जो ट्रॉपिक लेवल होगा वो 3 से 4 ही लेवल का होगा। क्यों, आगे एनर्जी बचेगी नहीं। देखो यहाँ से हमने 500 किलो एनर्जी यूज ली, 5000 किलो जूल एनर्जी ली, अब इसका केवल कितना भाग जाएगा अगले स्तर में, केवल 10%। 10% 5000 का कितना हो गया, 500। अब 500 का अगले दूसरे स्तर में कितना जाएगा, 50 किलो एनर्जी, किलो जूल। 50 किलो जूल का 10% क्या हो गया, 5 किलो जूल। 5 किलो जूल से आगे क्या बचोगे, तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी एनर्जी। इसलिए जो फूड चेन है वो 3 या 4 स्टेप्स की होती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर ज़्यादा स्टेप हो ही नहीं सकती, क्योंकि एनर्जी कहाँ से लेके आओगे ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि एनर्जी फिक्स है। ठीक है, क्योंकि अगले भाग में कितनी जा रही है, 10%, और एनर्जी बहुत कम है, उसका 10% भाग जाएगा तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी एनर्जी। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड, फोर्थ।
प्रत्येक ऊर्जा का जो स्रोत है ट्रॉपिक लेवल कहलाते हैं, आपको पहले बता दिया। और इस नियम में क्या है, शॉर्ट में बोले तो अगले पोष स्तर पर केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, 90% प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल अपनी जैविक क्रियाओं में यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस में उसको यूज कर लेता है। बची 10% उसको अगले को बेच देता है। फिर अगला जो पोष स्तर है उसको जो 10% एनर्जी मिली, इसको 10% एनर्जी मिली, इसके लिए 100% की तरह कार्य करेगी, और 100% की तरह कार्य की तो फिर 90% ये यूज कर लेगा, 10% आगे बेच देगा। तो बताओ 10, हमारे पास तो 10% है ना, अब इसका कितना बचा, 1% बचा, 1 भाग बचा। इस प्रकार एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है। आप इसको एक बार अच्छे से उतार लें, फिर आगे चलते हैं। अब है ओजोन परत का क्षय। देखो, ओजोन लेयर गेट डिप्लीट ड्यू टू दियर यूज और केमिकल, ठीक है, कॉल्ड एरोसोल स्प्रे, ठीक है, लाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC। देखो, ओजोन परत का मुख्य अपक्षय का कारण कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। लोग इसका अत्यधिक क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जिसके कारण ओजोन परत में क्षय हो गया यानी छिद्र हो गया, जिससे सूर्य से निकलने वाली यूवी रेज डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही हैं, और वो पृथ्वी पर आकर ह्यूमन स्किन पर आकर उसको कैंसर कर रही है, डैमेज कर रही है ह्यूमन स्किन को, ठीक है। कौन, ये ओजोन परत के क्षय के कारण आने वाली यूवी रेज, जिसके कारण मानव शरीर की त्वचा पर क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, ठीक है। और ओजोन में क्या होता है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं का मिलकर बना होता है ओजोन लेयर, ठीक है। आगे बात समझ में। और जो क्या करता है, फ्रॉम द सनलाइट हार्मफुल फ्रॉम इट, देखो ये क्या करती है, अब देखो जैसे मान लो ये है ओजोन परत, O3 की बनी हुई है, ऑक्सीजन के 3 अणु इसमें साथ मिलकर ओजोन परत बना रही है, जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। अब देखो इसमें क्या हुआ, हमने CFC यूज करी, बहुत ज़्यादा गैस यूज कर लिया, वो गैस हानिकारक है, जिसने क्या किया, इस परत को ऐसे भेद दिया, पेनिट्रेट कर दिया, छिद्र हो गया। अब छिद्र हो गया तो देखो सूर्य है, सूर्य की जो यूवी रेज हैं, पहले तो ओजोन परत इसको टकरा के वापस चली जाती थी यूवी रेज, हार्मफुल रेज, तो और बाकी सूर्य की प्रकाश किरणें थी वो नीचे आती थी। अब क्या हुआ, इसमें छिद्र हो गया, तो देखो सूर्य की जो किरण थी यूवी रेज, वो डायरेक्ट इसको छेदते हुए कहाँ पर आ गई, धरती पर, और धरती पर आके मानव की स्किन पर आकर उसने क्या कर दिया, कैंसर कर दिया। यानी क्या किया, जो कोशिका का जो केंद्रक था, केंद्रक में जो जीन थे, उनमें क्या किया, परिवर्तन कर दिया, उत्परिवर्तन कर दिया, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, परिवर्तन को उत्परिवर्तन बोलते हैं। अब उत्परिवर्तन कर दिया तो वो कोशिका को अलग मैसेज देने लगे, क्योंकि उनका तो जो सिग्नल था, सिग्नल ही चेंज कर दिया ना, जीन मतलब सिग्नल, अब सिग्नल ही चेंज कर दिया तो वो अलग प्रकार की सूचना देंगे। पहले तो क्या दे रहे थे, नियंत्रित रूप से कोशिका विभाजन करो, यही केंद्रक सूचना कोशिका को कमांड देता है कि आप कंट्रोल रूप से कोशिका विभाजन करते रहो। यूवी रेज आई, इसके केंद्रक के डिपोजिशन को या जीन के डिपोजिशन को बिगाड़ दिया। अब केंद्रक ने बोला कि आप अनकंट्रोल डिवीजन करो, गुस्से में हो गया। अब गुस्से में हो गया तो क्या करा, अनकंट्रोल सेल डिवीजन कर लिया, यानी अनियंत्रित रूप से कोशिका विभाजन करते जाओ, ठीक है। अब जो अनियंत्रित रूप से कोशिका विभाजन है वही तो कैंसर है, ठीक है। तो O3 के या ओजोन के डिपोजिशन के कारण ह्यूमन को कैंसर हो रहा है। मुख्य कारण क्या है, CFC, और बनी किसकी हुई है ओजोन परत, O3 की। आप एक बार इसको अच्छे से उतार ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या बायो वेस्ट। देखो क्या होते हैं, हमारे घर से निकला हुआ सभी कचरा, चाहे वो पादप हो या जंतु का जो कचरा हो, वो कब सब क्या कहलाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। डिकम्पोजिट इनटू सॉइल एंड नेचर एजेंट सच एज वेदर वाटर
देखो, जो हमारे घरों से निकला हुआ कचरा है ना, वही क्या कहलाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाता है। और वो कहाँ जमा हो जाता है, जमीन, सॉइल में, यानी मिट्टी में जम जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं, कचरा बोलते हैं, ठीक है। और बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, उसी कचरे से कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बना लेना क्या कहलाता है, बायोडिग्रेडेशन। यानी उनका पूर्ण तरह से विघटन कर देना, और विघटन के पश्चात जैसे गोबर गैस बना लेना, घर से निकला कचरा उसको एक जगह इकट्ठा कर देना, उसी से क्या बना लेना, गैस बना लेना, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। आगे के लिए फिर देखते हैं, आप एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर देखते हैं।